दोस्तों भारत और चीन के बीच में जो अभी स्थिति चल रही है इसके बारे में हम रोज न्यूज़ चैनल पर सुनते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं हिस्ट्री में भारत और चीन के रिश्ते कैसे थे और क्यों ऐसा होता है कि बार बार चीन और भारत के बीच में युद्ध की स्थिति आ जाती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत और चीन के इतिहास के बारे में और इतिहास में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं जहाँ पर युद्ध की स्थिति आई थी। दोस्तों हमें क्यों बॉयकॉट चाइना करना चाहिए, चाइना के बॉयकॉट करने से हमें फ्यूचर में क्या बेनिफिट्स होंगे, इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं भारत और चीन के सबसे पुराने इतिहास की। दोस्तों 5th सेंचुरी से 13th सेंचुरी के बीच में चाइना के बहुत सारे लोग भारत में केवल एजुकेशन ग्रहण करने के लिए आया करते थे। दोस्तों दरअसल उससे पहले भारत के बहुत सारे ऐसे महापुरुष थे जो कि चाइना में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे और चाइना के लोग एक तरीके से उनके फ़ैन हो गए थे और उसके बाद चाइना के बहुत सारे लोग भारत में आकर शिक्षा ग्रहण करने लगे। उसमें से नालंदा विश्वविद्यालय एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय में चाइना के बहुत सारे लोगों ने आकर शिक्षा ग्रहण की। उनमें से एक हुइन सांग नाम के चीनी यात्री थे जिन्होंने 1 साल नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद 1 साल तक उन्होंने शिक्षक के रूप में भी वहाँ पर भूमिका निभाई। इसके बाद कई सालों तक भारत और चीन के बीच में ये आना जाना लगा रहा। दोस्तों अब बात करते हैं उस हिस्ट्री की जब भारत और चीन के रिश्तों में बदलाव आने लगा। चीन की विचारधारा में बदलाव सर्वप्रथम 1 अक्टूबर 1949 को आया जब चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। दोस्तों जिसको चाइना के इतिहास में चाइनीज कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसके बाद से भारत और चीन के रिश्ते थोड़े थोड़े बदलने लगे। दोस्तों दरअसल इसके बाद 1950 में तिब्बत में चीनी सैनिकों का हस्तक्षेप बढ़ने लगा और 1958 में तिब्बत के लोगों ने चीन के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया और चीन के सैनिकों ने सभी विद्रोहियों को समाप्त कर दिया। 1962 में चीन और भारत के बीच में युद्ध हुआ, लेकिन आज तक कोई स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकता कि भारत और चीन के बीच में ये युद्ध क्यों हुआ। दरअसल लोग अपने अपने हिसाब से कई कारण बताते हैं कि चीन ने भारत पर हमला क्यों किया। दोस्तों 1958 में जब चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया था तो तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा भारत में आ गए और उन्होंने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सारी घटना की जानकारी दी। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री ने उन्हें भारत में रहने की इजाज़त दे दी, लेकिन उन्होंने उनकी मदद करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी भारत तिब्बत की ओर से चीन से युद्ध नहीं लड़ सकता। लेकिन जब चीन को पता चला कि भारत ने दलाई लामा को शरण दी है तो शायद इसी वजह से चीन भारत के खिलाफ हो गया। इससे पहले जुलाई 1958 में चीन की एक सरकारी पत्रिका चाइना पिक्टोरियल में एक नक्शा जारी किया गया जिसमें नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा यानी कि जो आज अरुणाचल प्रदेश है और लद्दाख के एक बहुत बड़े भाग को उन चीन के नक्शे में दिखाया गया, जिसका विरोध करते हुए नेहरू ने एक पत्र चीन को लिखा और नेहरू ने बताया कि किस प्रकार ये दोनों हिस्से भारत के अभिन्न अंग है। लेकिन इससे पहले कि चीन कोई रिप्लाई करता, दलाई लामा भारत आ चुके थे, जिसके कारण भारत और चीन के रिश्ते बिगड़ने लगे। 1962 में जब चीन अचानक हमला किया तो इसका ठोस कारण क्या था यह कहना मुश्किल है। दरअसल उस दौर में भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन थे। वे प्रधानमंत्री नेहरू के काफ़ी करीब थे, लेकिन तत्कालीन सेनाध्यक्ष के.एस. थिमैया से उनके संबंध अच्छे नहीं थे। जनरल थिमैया का मानना था कि चीन भारत पर हमला कर सकता है और उनको लगता था कि भारत को सेना का बड़ा हिस्सा चीन और भारत की सीमा पर लगाना चाहिए। लेकिन कृष्णा मेनन इस बात को नज़रअंदाज करते रहे। उनको लगता था कि भारत को चीन से नहीं बल्कि पाकिस्तान से बड़ा खतरा है, इसलिए भारत की सेना का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान और भारत की सीमा पर था। इसके बाद 1962 में अचानक से चीन ने भारत पर हमला कर दिया। इसके लिए ना तो भारत के सैनिक तैयार थे और ना ही भारत के पास कुछ ऐसे हथियार थे जिससे कि उनसे वो बदला ले सके, और अचानक से चीन के हमले के कारण भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन ने अपने अधीन कर लिया। इसके बाद युद्ध कई दिनों तक चला और उधर दिल्ली और मुंबई में कई युवा भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए तैयार थे। लेकिन अचानक से 22 नवंबर को चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। चीन ने अपने सैनिक वापस बुला लिए। युद्ध क्यों शुरू हुआ? अब इससे बड़ा सवाल यह था कि युद्ध क्यों ख़त्म हुआ। कुछ लोगों का मानना था कि चीन और भारत के बीच में युद्ध इसलिए ख़त्म हुआ क्योंकि भारत को अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश हथियार सप्लाई कर रहे थे, जिसके कारण शायद चीन ने अपने सैनिक वापस बुला लिए। इसके बाद 1967 में भारत और चीन के बीच में दोबारा युद्ध की स्थिति आई, जब भारतीय सेना ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस युद्ध में चीन के कई सैनिक मारे गए, जिसके बाद शायद चीन को भारत की ताकत का एहसास हो गया। इसके बाद से
कई बार युद्ध की स्थिति आई पर युद्ध कभी हो नहीं पाया। इसके बाद 1990 के बाद भारत और चीन के बीच में कई ट्रीटियां साइन हुई, जिसमें मेन तौर पर यह था कि भारत और चीन के सैनिक सीमा पर हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और दोस्तों आज के डेट में चीन पूरे विश्व में इकोनॉमी के रूप में एक बहुत बड़ी महाशक्ति बनकर उभरा है। दोस्तों इसका मेन कारण यह है कि चीन अपने देश में जो प्रोडक्ट बनाता है वो बहुत कम मार्जिन में बनाता है और दूसरे देशों में कम मार्जिन में प्रोडक्ट बेचता है, जिसके कारण लोग अधिक से अधिक खरीदते हैं। और चीन का मेन मकसद ये रहता है कि दूसरे देश की किसी भी पॉलिसी या सर्विसेज या प्रोडक्ट का अपने देश में इस्तेमाल ना करना, बल्कि अपने देश की सर्विसेज और प्रोडक्ट को दूसरे देशों में पहुँचाना और उसके बाद वहाँ के पैसे को अपने देश में लाना। इससे कमाने वाले पैसे से चीन अधिकतम भाग अपने पैसे का अधिकतम भाग चीन अपनी सेना के लिए लगाता है, जिसके कारण चीन को अपनी सेना पर घमंड है। इसी कारण चीन आजकल बहुत से देशों पर हमला करता रहता है। इसी कारण चीन ने भारत के सैनिकों पर भी हमला करा, लेकिन भारतीय सैनिकों ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके कारण आज चीन को पता चल चुका है कि भारत 1962 वाला नहीं है, आज भारत 2020 वाला है। और दोस्तों हम चीन के खिलाफ किस प्रकार से अपनी योगदान दे सकते हैं, एक नागरिक तौर पर हम क्या कर सकते हैं चीन के खिलाफ। दोस्तों सोनम वांगचुक सर की वीडियो तो आप में से बहुत लोगों ने देखी होगी। वो बार बार कहते हैं कि चीन का बॉयकॉट करो, चीन का बॉयकॉट करो। दोस्तों वो बहुत एक अच्छी बात कहते हैं, लेकिन दोस्तों लोग उसको एक गलत जगह पे ले जाते हैं। लोग अपने टीवी, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन तोड़ने लग रहे हैं। दोस्तों ये तोड़ने से आपका क्या बेनिफिट होगा? आप एक तरीके से सोचिए, आपने वो चीज़ आप परचेस कर ली है, आपने अपनी खून पसीने की कमाई से वो चीज़ खरीद ली और आप अब वो तोड़ के अपना ही नुकसान कर रहे हैं। यहाँ तक कि दोस्तों अगर आप इन चीज़ को तोड़ते हैं तो चीन को इसका कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप अब जो सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हो चीन की, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो, मोबाइल ऐप्स या कोई भी ऐप्स वगैरह इस्तेमाल करते हो, इनको रेगुलर यूज़ करने से चीन को बेनिफिट होता है, तो आप इन ऐप्स को डिलीट कीजिए। तो इनसे चीन को लॉस होगा। और कोशिश कीजिए कि फ्यूचर में कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस ना खरीदो, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न या इससे जुड़े हुए कोई भी चीज़ फ्यूचर में ना खरीदो। लेकिन जो अभी आपके पास है उसको तोड़ने से आपका नुकसान ही होगा। और दोस्तों कई लोग ये मानते हैं कि ये छोटी मोटी ऐप्स डिलीट करने से चीन को क्या नुकसान होगा। दोस्तों ऐप्स डिलीट करने से चीन को केवल इकोनॉमिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी नुकसान होगा। दोस्तों मेंटली तौर पर चीन को पता चल जाएगा कि भारतीय लोग एक हैं और एक साथ भारतीय लोग किसी भी देश का विरोध कर सकते हैं। इसके बाद चीन फ्यूचर में कोई भी ऐसी गंदी हरकत करने से पहले 10 बार सोचेगा। इससे हमारे देश का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और दोस्तों कई बार हमारे दिमाग में सवाल आते हैं कि यह छोटी मोटी ऐप्स अगर हम डिलीट कर दें जो हम रोज़ डेली यूज़ करते हैं, हमारे काम आती है, तो हम क्या करेंगे, हम कैसे यूज़ करेंगे? दोस्तों बहुत सारी अल्टरनेटिव ऐप्स पड़ी हैं, भारत में बहुत सारी ऐप्स हैं। आपको यूज़ करना है तो आप अमेरिका की कुछ ऐप्स यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों उनको आज यूज़ कर सकते हैं आप, इससे आपका बेनिफिट होगा, लेकिन चीन का इससे लॉस होगा। दोस्तों इसी तरीके से आप अपना योगदान दे सकते हैं भारत को चीन से जीतने में। और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और बताइए कमेंट में कि आपको आज चीन और भारत की हिस्ट्री जानकर कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे होम, बी गुड, क्रिएट ग्रेट। जय हिंद।